हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस हैंडलिंग के आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे प्लांट को लेआउट करते हैं, कैसे उसको हमारे प्लांट लेआउट कौन कौन से होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। कहीं हमने लाइन लेआउट देखा था, कहीं हमने फंक्शनल लेआउट देखा था। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें फाउंडेशंस लगाते हैं, कौन कौन सी फाउंडेशंस होती हैं, उसमें मशीन्स को लगाते कैसे हैं, रखते कैसे हैं, और मशीन के साथ ये वाइब्रेशंस क्या चीज होती हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट कि फाउंडेशन क्या चीज है। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमें पता भी है कि हम कोई भी हैवी मशीन लगाते हैं तो कुछ कारण होते हैं कि उसके साथ हम एक हैवी बेस बनाते हैं, जैसे कि घर का फाउंडेशन बनाते हैं, एक जमीन के फाउंडेशन बनाते हैं सो दैट कि हमारा घर जो है स्ट्रेट खड़ा रहे। उसी तरह से मशीन को भी उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं। तो फाउंडेशन के फंक्शंस क्या हैं, ये कई बार आ जाते हैं। टू एक्ट एज द बेस टू सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द मशीन, टूल, वर्कपीस, टूलिंग, माउंटिंग, एक्सेसरीज। तो मशीन का जितना भी वेट है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि आसपास की जमीन टूटे नहीं या बैठ ना जाए। टू हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। अब मशीन अगर वाइब्रेट करेगी तो मशीन की अलाइनमेंट भी खराब होगी, उसके मैकेनिज्म, उसके मूविंग पार्ट जो हैं उनकी भी अलाइनमेंट खराब होगी। तो मेंटेनेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म रखते हैं ताकि अगर उसकी अलाइनमेंट खराब हो तो फाउंडेशन से ही उसको ठीक किया जाए। देन थर्ड इज टू अब्जॉर्ब वाइब्रेशन, मैंने बता दिया। फोर्थ इज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम वन मशीन टूल टू अनदर। अपनी भी रोकनी है और वो वाइब्रेशन किसी दूसरी मशीन तक ट्रांसमिट ना हो, ये भी उसकी कोशिश। एंड फिफ्थ इज टू प्रोवाइड सच हाइट टू द मशीन टूल दैट इट्स ऑपरेशन इज कन्वीनियंट टू द ऑपरेटर। मशीन कई बार ऐसी होती है कि वो थोड़ी नीची होती है, ऑपरेटर की हाइट ज्यादा होती है, या ऑपरेटर सीट पे अगर बैठा हुआ है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो ये फाउंडेशन उसको थोड़ा सा ऊपर भी करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैंने बता दिया, यही उसके जो नीड्स हैं, फंक्शंस हैं, वही ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं। टू सपोर्ट द वेट ऑफ मशीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सेटलमेंट और क्रॉसिंग। सेटल ना हो जाए, जमीन नीचे ना बैठ जाए या क्रॉस ना कर जाए, ये उसका फंक्शन है कि सपोर्ट करके रखे। अलाइनमेंट ऑफ द मशीन, लेवल एंड फर्म सरफेस फॉर द मशीन। एक लेवल और फर्म, पक्की सर्विस देती है, सरफेस देती है मशीन को। एंड फाइनली टू अब्सॉर्ब द वाइब्रेशंस प्रोवाइड बाय, जो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी से हमारी वाइब्रेशंस आती हैं, हमने टॉम में भी पढ़ा था, उनको रोकने के लिए। और ये वाइब्रेशंस आगे किसी दूसरी मशीन को भी ट्रांसमिट ना हो। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में देखिए, एक ब्लॉक टाइप का है जो सिंपलेस्ट है हमारा। इट इज ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और समटाइम्स ब्रिक मैसनरी। जो ईंटों से बनाया जाता है या कई बार ज्यादातर सीमेंट कंक्रीट का होता है। कंक्रीट का काम ये होता है कि वो बियरिंग फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कंप्रेसिव फोर्स है। इन विच फाउंडेशन बोल्ट्स आर ग्राउटेड, फाउंडेशन बोल्ट नीचे लगा दिए जाते हैं। एंड द मशीन रेस्ट ओवर इट्स टॉप सरफेस, इसकी सबसे ऊपर रहती है, जैसे ये ब्लॉक टाइप की है। तो एक सॉलिड फाउंडेशन है। बॉक्स टाइप में क्या है, इट इज ए हॉलो बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन of cement concrete and machine is placed over its top roof. The mass of foundation is less than block type. जो हमारी पहली वाली है, यहाँ पे इस फाउंडेशन का वेट कम होता है, तो इसके मशीन फाउंडेशन क्योंकि हॉलो है, इसका फायदा थोड़ा सा होता है कि एक तो ये हल्की मशीनों के लिए ठीक होता है, दूसरा ये है कि इसमें डैम्पिंग, जो एयर इसके अंदर भरी हुई है वो डैम्पिंग का भी काम करती है। थर्ड इज वाल टाइप। वाल टाइप में वाल पड़ी होती है और मशीन ऊपर, ये देखिए जो ऊपर वो रखी गई है, दैट इज मशीन, इसकी सेंटरिंग करके। इट में बी मेड ईदर इन सीमेंट कंक्रीट और ब्रिक मैसनरी, ब्रिक से भी बनाई जा सकती है। इन आइदर केस इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे बेस इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विच आर इरेक्टेड ओवर टू वर्टिकल पैरेलल वाल्स के ऊपर, एंड द मशीन इज सपोर्टेड ओवर दीज टू वाल्स। फोर्थ इज फ्रेम टाइप। इट इज मोर और लेस ए वॉल टाइप ही है, लेकिन इट इज कैरिंग ए फैब्रिकेटेड फ्रेम एट इट्स टॉप। इसके ऊपर जो है एक फ्रेम बना होता है जो मशीन को पूरा का पूरा होल्ड कर लेता है। द मशीन इज प्लेस्ड एंड सपोर्टेड ओवर द फ्रेमवर्क एट द टॉप। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज स्पेशली फेवर्ड फॉर रोटेटिंग मशीन एंड दोज ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड। जो मशीनें रोटेटिंग है, लेथ वगैरह है जैसे,
तो उनको होल्ड करने के लिए जो हाई स्पीड पे चलती हैं उनके लिए ये फ्रेम टाइप है जो कि उसको पूरा का पूरा ग्रिप कर लेता है। तो प्लानिंग अगर हम करें तो मशीन फाउंडेशन, अब मशीन फाउंडेशन के लिए प्लान क्या करना है, उसके लिए दिमाग में एक फाउंडेशन प्लान बनाना पड़ता है हमें। प्लान में क्या-क्या ध्यान रखना होता है, द प्रिंसिपल डायमेंशन एंड प्रोफाइल ऑफ द मशीन, उसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी शेप क्या है, प्रोफाइल क्या है, कर्वेचर्स क्या है, साइज एंड शेप ऑफ द फाउंडेशन टू बी प्रिपेयर्ड। अब ये 4-5 हमने फाउंडेशन देख ली, तो उनमें से कौन सी फाउंडेशन हम डिसाइड करेंगे। द टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड मटेरियल टू बी यूज्ड, ब्रिक्स मेसनरी यूज करनी है या कंक्रीट की फाउंडेशन लगानी है। लोकेशन ऑफ मैकेनिज्म, एरियाज नीडेड फॉर ओपनिंग ऑफ बेस डोर, ऑपरेटर्स पोजीशन, अब ऑपरेटर की पोजीशन कहाँ पे होगी उसके हिसाब से थोड़ा गैप देना है। मैकेनिज्म कहाँ होंगे, अगर किसी पुल्ली से उसको चला रहे हैं तो कितनी दूर होगा, उसके हिसाब से उसकी होती है। फिफ्थ इज लोकेशन ऑफ होल रिसेसेस टू अकोमोडेट एनी फाउंडेशन बोर्ड, होल कहाँ कहाँ करने हैं, उसमें गैप कहाँ देना है, प्रोजेक्शंस हैं कोई मशीन बेस में तो उसके हिसाब से वहां पे थोड़ी खाली जगह छोड़नी होती है। वेट ऑफ द मशीन कितना है उसके हिसाब से उसकी थिकनेस रखी जाती है, और उसके अंदर कोई और हमने मटेरियल ऐड करना है तो वो भी ऐड करते हैं। लोकेशन ऑफ करंट सप्लाई, बिजली की तारें वगैरह कहाँ पे हैं वो भी हमें देखना होता है। तो जनरल कंसिडरेशन विच अफेक्ट द फाउंडेशन, दैट इज द वेट ऑफ द मशीन। सबसे पहला वेट ऑफ द मशीन। हैवियर मशीन नीड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, लाइटर मशीन कई बार लाइटर फाउंडेशन होती है, कई बार फाउंडेशन होती ही नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी कैसी है, कई जगह ऐसी होती है कि गीली सॉइल होती है, तो वहां पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो सॉइल है उसके हिसाब से हमें फाउंडेशन लगानी पड़ती है। कई ऐसी होती है कि सॉलिड सॉइल है वहां पे तो हमें फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ गीली सॉइल है या रेतीली है वहां पे बैठने का डर है, तो उसके विदाउट सेटलिंग डाउन और डिसइंटीग्रेटिंग वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट, कोशिश हमारी यही होती है कि चीपर फाउंडेशन है, प्रेफरेंस होगी, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी और परमानेंसी। स्टेबल होना चाहिए लाइफ टाइम, जब तक मशीन खराब ना हो तब तक फाउंडेशन खराब नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑफ मटेरियल आल्सो नीड कंसीडरेशन कि जो फाउंडेशन है उसका सामान जो है वो ज्यादा दूर से ना आए, वहीं आसपास ही मिल जाए। और इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर वर्क, आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी है कि आज ये फाउंडेशन कर रही है, हो सकता है कल उसी मशीन के ऊपर हमने एक और एक्सेसरी ऐड कर देनी है या उसी मशीन को हटा के उससे थोड़ी बड़ी साइज की होए, तो इस तरह का भी थोड़ा बहुत कंसीडरेशन रखना पड़ेगा। तो ये एक डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं इरेक्शन ड्राइंग। विद द हेल्प ऑफ दीज ड्राइंग विच आर नोन एज इरेक्शन ड्राइंग्स, इरेक्शन मीन्स कि कहाँ कहाँ उसको रखना है। द एक्सकेवेशन डिटेल्स कैन बी इजिली वर्कड आउट, कि उसकी खुदाई कैसे करनी है, एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई कैसे करनी है, वो हम डिटेल्स अपनी दिमाग में बना सकते हैं। अब इसके लिए आगे हमारे आते हैं फाउंडेशन बोर्ड्स। अब फाउंडेशन हमने खोद ली, फाउंडेशन बोर्ड्स कितनी तरह के होते हैं वो दिखाते हैं। द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन बोर्ड्स आर इट्स कंस्ट्रक्शन मस्ट बी सिंपल टू फैसिलिटेट इट्स यूज, बड़ी आसानी से उसको यूज किया जाना चाहिए कि नट टाइट करना है, कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसको बंद करना है, खोलना है। इट्स डायमेंशन शुड बी एडिक्वेट टू स्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सर्टेड, क्योंकि देखा जाए तो मशीन बोल्ट को देगा और बोल्ट आगे ट्रांसमिट करेगा फाउंडेशन को, तो इसलिए उसकी डायमेंशंस इतनी होनी चाहिए कि वो जितना भी लोड स्ट्रेस आए वो सारा उसको सह जाए और ट्रांसमिट कर दे। तो सबसे पहला आ जाता है आई बोल्ट। यहाँ पे देखिए आई आई टाइप का है, ये आई बोल्ट है। दे आर जनरली मेड ऑफ माइल्ड स्टील और ए टायरेंट एंड कैन बी रेडिली फोर्ज्ड अकॉर्डिंग टू यूज। ज्यादातर ये फोर्जिंग से बनते हैं क्योंकि इसके ऊपर ज्यादातर हमारा जो लोड आता है वो साइक्लिक लोड आता है, फटीग लोड आता है, तो इसलिए इसको फोर्जिंग से ही बनाया जाता है। Second is rag bolt, DJ rectangular in cross section, but the width of rectangle increases gradually. अब देखिए ये जो है इस तरह का हमारा ये width होती है इसकी कि वो rectangle की जो size है वो बढ़ता चला जाता है। Rag bolts have an grooved edge. इसके किनारे पे एक grooved edge होती है. After suspension of bolt, the gap around is filled by molten load. They cannot be removed easily after grouting. अब रैग बोल्ट क्या है, रैग बोल्ट अगर देखा जाए तो रैग चीथड़े की तरह होता है,
तो ये क्या होता है कि इसके साइडों में इस तरह से जैसे बिजली का शेप होता है वैसे ही बना होता है, और इसमें हम साइड में मोल्टन फिर मेटल डाल देते हैं या फिर ग्राउटिंग कर देते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट भर देते हैं, तो उससे इसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, बाद में तोड़ के ही निकलता है। लेविस बोल्ट इसकी बजाय आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि ये टेपर हैं। ये देखिए लेविस बोल्ट साइड में दिख रहा है हमारा, तो ये लेविस बोल्ट जो है वो आराम से निकल जाता है। इसके साइड वाले हमने नट बोल्ट खोलने हैं और बीच वाला हिलाया तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, लेविस बोल्ट। क्वार्टर बोल्ट हमारा क्या होता है, टू इंस्टॉल हैवी मशीनरी क्वार्टर बोल्ट आर, इसमें क्वार्टर लगता है। ए हैंडफुल मस्ट बी प्रोवाइडेड इन फाउंडेशन फॉर इंसर्शन। अब इसमें थोड़ा साइड में हमें जगह बनानी पड़ती है क्वार्टर को इंसर्ट करने के लिए। ये क्वार्टर बोल्ट है हमारे। स्प्लिट एंड में क्या होता है कि उसके बोल्ट के स्प्लिट एंड जो होते हैं वो अलग अलग हुए होते हैं। स्प्लिट फैसिलिटीज आर रिजिड फिक्सिंग ऑफ ए बोल्ट, सच बोल्ट आर मोस्टली यूज फॉर मीडियम साइज मशीन टूल। ये जैसे स्प्लिट वाले हैं, ये वाले होते हैं। नाउ इरेक्शन कैसे करते हैं, अब बोल्ट पता चल गया, फाउंडेशन पर चल गई, अब मशीन को उठा के उसके ऊपर रखना कैसे है। नाउ हियर वी कैन सी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, द मशीन टूल इज रीलिफ्टेड फ्रॉम द स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेड टू इरेक्शन साइड, जहाँ पे हमने रखना है। अब इसकी स्लिंगिंग करनी होती है। टम्बी साइड्स होते हैं, एक तो ये फिक्स टाइप के हैं, एक यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको हम नट से टाइट कर सकते हैं। आपने खंबे पे भी देखा होगा कि इसकी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको हम टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, इसको नीचे ऊपर उठाया जाता है। थोड़ा सा इसकी हाइट उस तरह से देखनी पड़ती है कि आसपास के कोई बिजली की तारें या ना जा रही हों, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इट कैन बी रीलोडेड इन अनदर ट्रक एंड ट्रांसपोर्टेड इंटरनली टू द साइड। ट्रक से उस साइड पे लेके आते हैं और फिर मशीन ज्यादातर जो है हमारी क्रेन है या कोई इस तरह की मशीन जो लिफ्टिंग मशीन है, वो इसको प्रिपेयर्ड फाउंडेशन के ऊपर लगा दिया जाता है। ना उसके बाद आता है लेवलिंग। मशीन रख दी, अभी मशीन वो सीधी है या नहीं है वो हमें पता नहीं, उसके नीचे पैकिंग रखनी है, उसको हम यूज करते हैं। फिर कैसे देखते हैं लेवलिंग, लेवलिंग पैड लगाते हैं, शूज लगाते हैं या वेजेस लगाते हैं। आपने देखा होगा तिकोना सा एक वेज लगा देते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी वाली शेप, वेज उसको कहते हैं, कुल्हाड़ी की जो शेप होती है वो वेज होती है। तो वहां पे हम ब्लेड रखें या कोई लेवलिंग पैड रखें, रबड़ रखें, शूज रखें, तो इसके लिए ए प्रिसीजन स्पिरिट लेवल इज यूज्ड टू लेवल द मशीन टूल। डेविएशन फ्रॉम जीरो रीडिंग्स आर करेक्टेड बाय एडजस्टिंग वेजेस। वो वेजेस जो हैं थोड़ा जैसे कुल्हाड़ी है, उसको अंदर ठोक देते हैं, अगर बाहर निकाला तो वो उसका लेवल थोड़ा इधर हो जाएगा, और ये ऊपर स्पिरिट लेवल रखा जाता है, स्पिरिट लेवल से चेक किया जाता है। ये देखिए स्पिरिट लेवल में एक छोटा सा बबल होता है, इसको सेंटर में ले आना होता है। अगर ये साइड में है तो उस हिसाब उस साइड का लेवल हमें ठीक करना पड़ता है। देन देयर इज ग्राउटिंग। अब लेवलिंग हो गई हमारी, फाउंडेशन बोल्ट हमने टाइट कर दिए। अब इसके बाद ग्राउटिंग आती है। इट इज ए प्रोसीजर ऑफ कनेक्टिंग द मशीन विद फाउंडेशन बाय कंक्रीट मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक कंसिस्टेंसी और सीमेंट मॉर्टल। अब ये देखिए यहाँ पे हमने मशीन बेस है, इसके फाउंडेशन लगा लिया, एक लगा लिया, इसके नीचे हम ग्राउट ये लगाते हैं एक प्लाईवुड और मेटल शूट के साथ। उसको हेल्प से ये ना हो कि उसके साइड में फिर दोबारा खोद के हमने करना पड़े, तो वहीं पे ही इसके नीचे फाउंडेशन एक खोद के जो फाउंडेशन बनी हुई है उसके साइड में ग्राउटिंग कर देते हैं। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंस्टॉलिंग मोस्ट ऑफ द मशीन्स। ये ज्यादातर 1 से 1.5 इंच की होती है ग्राउटिंग, इससे ज्यादा की नहीं होती है। और ये क्या करती है, ये उसी लेवल पे फिर मशीन को फिक्स कर देती है, एक जगह पे ग्रिप कर देती है। Now next comes vibration. The most perfect machine tends to set up. जितनी भी बढ़िया से बढ़िया मशीन ले लीजिए उसकी वाइब्रेशंस होंगी। वी नो वाइब्रेशंस क्या होती हैं, ज्यादा होंगी कम होगी, बिकॉज देयर आर रोटेटिंग पार्ट्स, देयर आर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो रोटेटिंग पार्ट्स तो फिर भी शायद हम बैलेंस कर दें, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग को बैलेंस करना मुश्किल है। सो दिस इज मोर डिफिकल्ट टू रेमेडी। तो इसका तरीका क्या है, द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादातर बिल्डिंग को भी नुकसान देती है और आसपास की प्रॉपर्टीज को भी, और दूसरी बात मशीन की अलाइनमेंट भी खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी डैम्पिंग करती हैं। इन केस ऑफ वाइब्रेशन वी assume that frictional forces are absolute absent.
In real situation there are always some frictional forces, होते ही होते हैं. This leads to decrease in energy of the system and hence the continuous decrease in altitude of oscillation. Vibration in which energy continuously goes on decreasing. डैम्पिंग क्या है कि जिसमें धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये रेड में दिख रहा है, तो ये वाइब्रेशंस जो है, ये देखिए वाइब्रेशन तेज हो रही है, धीरे 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 स्लो होती जा रही है, ये डैम्पिंग हो रही है. तो इस तरह की हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स दें जिसकी वजह से वो डैम्प हो जाए, वो वाइब्रेशंस कम से कम आ जाए. तो इस तरह का कोई स्प्रिंग हो, स्प्रिंग के साथ साथ एक मास हो जो उसको फ्रिक्शन दे के उसको खत्म कर दे, डैम्पिंग कर दे. तो वाइब्रेशन आइसोलेशन करनी पड़ती है. When a machine tool operates, then one of the mean of increasing and the machine name accuracy and improving the surface finish is to achieve two type of vibration isolation. एक तो खुद की, to prevent the transmission of vibration from machine tool to vibration foundation. तो this is known as active. Active means कि machine tool से foundation तक transmit ना हो. और दूसरा, to isolate the machine tool from the vibration of the other foundation base. आसपास की मशीनें जो उसको भेज रही हैं उसको भी रोकना, उसको भी खत्म कर देना, that is known as passive. अपनी वाली फाउंडेशन को दे देना, that is active. और दूसरे की जो है वहां तक, उस मशीन तक ना पहुंचे, that is passive vibration isolation. तो यहाँ पे देखिए मशीन जो है ये फाउंडेशन बोल्ट पे लगे हुए हैं. यहाँ पे हमने क्या किया कि जो फ्लोर है हमारी उसके ऊपर आइसोलेटर स्प्रिंग्स लगा दिए. एक और काम किया, तीसरे में इनर्शिया ब्लॉक लगा दिया, और चौथे में सीज्मिक मास, जो कि इस तरह का मास हो जो कि पूरी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है. उसके नीचे भी लगाया गया और ऊपर भी स्प्रिंग लगाया गया ताकि उसकी वाइब्रेशंस को वो डैम्प कर दे. तो ये कुछ 4 तरीके जो हैं जो हमने पिछले में देखे हैं. मशीन ऑन आइसोलेटर ऑन द फ्लोर, नो फाउंडेशन. दूसरा है मशीन ऑन फाउंडेशन, नो आइसोलेशन. तीसरा है मशीन ऑन आइसोलेशन, फाउंडेशन, एक्टिव शॉक एंड वाइब्रेशन. एंड फोर्थ इज मशीन ऑन आइसोलेटेड फाउंडेशन, पैसिव शॉक एंड वाइब्रेशन. तो एक्टिव तीसरे में है, पैसिव चौथे में है. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ आइसोलेशन? 3 मेथड्स बताए गए हैं: मैकेनिकल आइसोलेशन, ज्योमेट्रिक आइसोलेशन, फाउंडेशन आइसोलेशन. मैकेनिकल मींस मैकेनिकली उसके अंदर कोई चीज डाल दी जाए जिससे वो वाइब्रेशन रुक जाए. एब्जॉर्बर, रबड़ की शीट्स हो, इस तरह की कुछ हो, या कुछ माइका कॉर्क, इस तरह की एब्जॉर्बर डाल दी जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वाइब्रेशन डैम्पर, जैसे स्प्रिंग मास वगैरह लगा दिए जाएं. काउंटर बैलेंसिंग ऑफ एक्सिस्टिंग क्लोथ, एग्जिस्टिंग जो हमारे रोटेटिंग पाथ हैं जो दूर जा रहे हैं उनको काउंटर बैलेंस कर देना. ज्योमेट्रिक आइसोलेशन में कि हम क्या करते हैं, जो वाइब्रेटिंग पार्ट है उनको कोशिश करते हैं अलग से दूर रखते हैं, जो मशीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं. दिस इज ज्योमेट्रिक आइसोलेशन, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. फाउंडेशन आइसोलेशन में सॉइल की स्टेबलाइजेशन करते हैं, सॉइल को पूरी डैम्पिंग करके उसकी दबा के उसको, ताकि सॉइल जो है वो वाइब्रेशन ज्वाइन कर ले. सेकंड इज बाय इफेक्टिंग स्ट्रक्चरल चेंज इन फाउंडेशन, फाउंडेशन नई तरह की बनाए. एंड यूज ऑफ ट्रेंचेस, यूज ऑफ ट्रेंचेस मींस उसकी खैया उसके नीचे खोद देती हैं सो दैट फाउंडेशन आइसोलेट हो जाए, दूसरी जगह पे ना पहुंचे. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.